भाजपा आरएसएस का नफरत और बंटवारे का एजेंडा जो है, उससे भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। गोवा के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। प्रधानमंत्री को जब भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया तो उन्होंने गवर्नर को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय। भाजपा आरएसएस ने संविधान पर भी हमला बोला है और प्रजातंत्र पर भी हमला बोला है। श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो एक सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा, ये भाजपा की नीति है, उसकी पोल खुल गई है। किसान को मारो और मित्रों को जिताओ। इस देश में जो डीएपी की खाद है उसकी काला बाजारी हो रही है और मोदी सरकार वो काला बाजारी करवा रही है। मेरा ये सीधा इल्जाम है। एक विशाल कांग्रेस पार्टी का सदस्यता अभियान प्रिंटेड फॉर्म्स और डिजिटल दोनों के माध्यम से 1 नवंबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलाया जाएगा। यह निर्णय भी लिया गया कि हर वार्ड, हर गांव, हर मोहल्ले के अंदर कांग्रेस के नेतागण कांग्रेस की सदस्यता फॉर्म को लेकर जाएंगे और ज्यादा से ज्यादा जनमानस को कांग्रेस से जोड़ेंगे। ये निर्णय भी लिया गया कि आज के दिन जब अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, महिलाएं सरकार की बेरहम नीतियों की मार झेल रहे हैं, तो कांग्रेस के सदस्यता अभियान को उस पीड़ा से जोड़ा जाएगा और बाकायदा इस बात के लिए जागरण किया जाएगा, जागृति पैदा की जाएगी कि पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम, रसोई गैस के दाम, खाना पकाने के तेल के दाम, सब्जियों के दाम, दूसरी खाद्य वस्तुओं के दाम, और जिस प्रकार से अफरा तफरी का अर्थव्यवस्था का माहौल है, जिसमें करोड़ों बेरोजगार हो गए हैं और युवाओं के लिए रोजगार नहीं, उसका एक ही सॉल्यूशन है, एक ही हल है, और वो है कांग्रेस पार्टी के सदस्यता अभियान से जुड़ना। कांग्रेस के सदस्यता अभियान से जुड़िए, कांग्रेस की नीतियों से जुड़िए, भाजपा से निजात दिलवाइए देश को और इसे देश का सबसे बड़ा सदस्यता अभियान बनाइए। दूसरा पहलू, जिस प्रकार का नफरत, बंटवारे और एक दूसरे को लगातार छीछा लेदर करने, वो सोशल मीडिया हो, जहां मीडिया के साथियों को भी सही बात कहने से गंदी गालियां दी जाती हैं, वो सामाजिक ताना बाना हो, जहां एक हिंदुस्तान के एक बॉलर को उसके धर्म के आधार पर प्रताड़ित किया जाता है, वो आम जनमानस हो, अगर वो मोदी जी या भाजपा की नीति पर सवाल खड़ा कर देगा तो उस पर एफआईआर दर्ज करवा महीनों तक जेल के अंदर ठूस दिया जाता है। एक पूरा जो नफरत का वातावरण है, उस नफरत के वातावरण को, जिसमें हिंदुस्तान के संविधान और प्रजातंत्र दोनों पर हमला है, उससे लोहा लेने के लिए एक वैचारिक जंग का ऐलान, एक वैचारिक लड़ाई का ऐलान ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने करने का निर्णय लिया, जिसमें प्रदेश और देश के सबसे बड़े नेता भी शामिल हों और साधारण से साधारण कार्यकर्ता भी शामिल हो। और तीसरा पहलू था एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस अध्यक्षा के नेतृत्व में खास तौर से राहुल गांधी जी ने जो बात इस पूरी बैठक में कही, ये निर्णय लिया गया कि केवल एक रास्ता है और वो रास्ता है एक व्यापक जमीनी आंदोलन। कांग्रेस पार्टी ने उसे जन जागरण अभियान का नाम दिया है, एक नई जागृति जनता में पैदा करने का। और 14 नवंबर से लेकर 29 नवंबर 2021 तक पहला चरण इसका हमने लागू करने का निर्णय किया है। दूसरे चरण की घोषणा बाद में करेंगे।
और उसमें इन सब बातों पर लेकर डूबती अर्थव्यवस्था, जाती नौकरियां, कटती तनख्वाहें, बंद होते उद्योग, लुटते छोटे छोटे दुकानदारों के धंधे, पेट्रोल डीजल गैस आम जनमानस की पहुंच से बाहर, खाना पकाने के तेल से लेकर खाना खाने की सब वस्तुएं आम आदमी के बजट से बाहर, इन सब को लेकर एक व्यापक जन जागरण आंदोलन की शुरुआत करने का आह्वान किया और जिसमें सब लोग हिस्सा लेंगे। आखिर में कांग्रेस पार्टी की इस विशेष बैठक ने, जिसमें पूरे देश के नुमाइंदे थे, उन्होंने यह स्वीकार किया कि आज भाजपा आरएसएस का नफरत और बंटवारे का एजेंडा जो है, उससे भारत का प्रजातंत्र खतरे में है। मैं फिर दोहराऊंगा, इस बैठक ने यह स्वीकार किया कि भारत का प्रजातंत्र और भारत के संवैधानिक मूल्य, भाजपा आरएसएस ने संविधान पर भी हमला बोला है और प्रजातंत्र पर भी हमला बोला है और भारत मां को जख्म दिए हैं, भारत मां के बच्चों को जख्म दिए हैं जो नासूर बन गए हैं। और इन जख्मों को भरने के लिए जो हमारी भारतीय संस्कृति का वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा पुराना सिद्धांत है प्रेम और भाईचारे का, उसके लिए भी निर्णायक लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कल शाम को एक टेलीविजन चैनल के माध्यम से महामहिम के राज्यपाल के पद पर बैठे, भाजपा द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, गृह मंत्रालय द्वारा मनोनीत राज्यपाल के पद पर बैठे श्री सत्यपाल मलिक जी ने जो एक सनसनीखेज खुलासा किया है, उससे खूब खाऊंगा और खूब खिलाऊंगा, यह भाजपा की नीति है, उसकी पोल खुल गई है। सत्यपाल मलिक जी अक्टूबर 2019 से अगस्त 2020 तक गोवा के गवर्नर थे। भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें गवर्नर नियुक्त किया था। 3 बड़ी बात उन्होंने कही। पहली, उन्होंने कहा कि डोर टू डोर डिलीवरी पर बैन लगा दिया गया कोरोना के दौरान गोवा में बीजेपी की सरकार के द्वारा, वहां के मुख्यमंत्री सावंत साहब के द्वारा, और सारा ठेका एक विशेष कंपनी को दिया जिससे रिश्वत ली गई। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव जी नहीं कह रहे, ये गोवा के उस समय के गवर्नर कह रहे हैं जो आज भी महामहिम के पद पर हैं। गवर्नर ये कह रहे हैं कि गोवा की बीजेपी की सरकार ने मूलभूत इस्तेमाल की चीजों की खरीद पर बैन लगाकर एक कंपनी से पैसे लेकर डोर टू डोर डिलीवरी का इंतजाम किया, जिसका उपभोक्ता गोवा के लोगों ने। दूसरी बात, गवर्नर ये कहते हैं कि उन्होंने बार बार कहा कि अगर यहां से आप माइनिंग के ट्रक्स निकालेंगे तो गोवा में कोरोना फैलने का और ज्यादा अधिक चांस है, गोवा के लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ेगी। इसके बावजूद भी भाजपा के गोवा के मुख्यमंत्री ने माइनिंग माफिया से मिलकर वो ट्रक निकालने की इजाजत दी। नतीजा क्या है? गोवा में 1,77,915 लोग कोरोना वायरस से ग्रस्त हुए और 3,358 गोवा के नागरिकों की मौत हुई। क्या ये सारा काम भी उसके अंदर उनकी जिम्मेवारी नहीं? हमारी इसलिए सीधे सीधे 5 छोटे से सवाल हैं और मांग हैं। गोवा के मुख्यमंत्री और गोवा की भाजपा सरकार को वहां के महामहिम द्वारा भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाने के इल्जाम के बाद एक दिन भी सत्ता में बने रहने का अधिकार नहीं। गोवा के मुख्यमंत्री और पूरी कैबिनेट को बर्खास्त किया जाए। दूसरा, गोवा के मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल के वो सब लोग और अधिकारीगण जो इसमें संलिप्त थे, उन पर एफआईआर दर्ज कर
बाकायदा जांच बिठाई जाए। और क्योंकि यहां बिल्ली दूध की रखवाली है, प्रधानमंत्री को जब भ्रष्टाचार के बारे में बताया गया तो उन्होंने गवर्नर को हटा दिया, मुख्यमंत्री को हटाने की बजाय। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के नीचे यह जांच हो। तीसरा, ईडी, एसएफआईओ और सीबीआई की एक पैरेलल जांच भी गोवा के मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार के लोगों के खिलाफ खोली जाए। चौथा, देश के प्रधानमंत्री जवाब दें। यह खबर है आज गोवा के सबसे प्रोमिनेंट अखबारों की। उस पर लिखा है, गोवा सीएम इज करप्ट, ही वॉज रिटेन्ड, आई वॉज रिमूव्ड। यह मैं नहीं कह रहा, यह दिनेश गुंडू राव नहीं कह रहे, ये वहां के महामहिम राज्यपाल कह रहे हैं, जो आज भी राज्यपाल हैं। तो ऐसे में प्रधानमंत्री की भूमिका अब सीधे सीधे उस पर उंगली उठी है। जब आपके महामहिम राज्यपाल ने गोवा में बीजेपी के मुख्यमंत्री और सरकार द्वारा भ्रष्टाचार की बात कही, तो प्रधानमंत्री जी, आपने भ्रष्टाचारी भाजपा सरकार को हटाने की बजाय वहां के महामहिम राज्यपाल को क्यों हटा दिया? और सच यह है कि गोवा जैसे दूसरे प्रदेशों में भी डबल इंजन की सरकारें अब डबल भ्रष्टाचार की सरकारें बन गई हैं। आदरणीय मित्र, भ्रष्टाचार के कपड़े उतरकर सामने अनावरण होकर, निर्वस्त्र होकर सामने खड़ा है भाजपा का। भाजपा का भ्रष्टाचार निर्वस्त्र आपके सामने खड़ा है। संविधान की शपथ लेकर ईमानदारी से सरकार चलाने का वादा सैकड़ों फीट जमीन के नीचे गड्ढे में दबा दिया गया है। और नैतिकता और जिम्मेवारी, ये दोनों पैसों की वेदी पर भेंट चढ़ गए हैं। अब सारी जिम्मेवारी प्रधानमंत्री जी के द्वार पर है। प्रधानमंत्री जी, जैसा मेरे मित्र ने कहा, अगर अब भी आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो भाजपा की केंद्र सरकार की भागीदारी साफ साबित हो जाएगी। और हम ये सारा मामला जनता की अदालत में कांग्रेस की सारे दोस्त लेकर जाएंगे, आंदोलन भी करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि कुछ दिनों बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा, गोवा के लोग इस भ्रष्टाचार, लूट और गोवा के लोगों को अपने हाल छोड़कर, कोरोना में मरने के लिए छोड़कर, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार और पार्टी को इसकी सजा मिले। अगली कांग्रेस सरकार बाकायदा निष्पक्षता से एफआईआर दर्ज कर इसकी जांच करेगी और भ्रष्टाचार के एक एक पैसे को गोवा के खजाने में वापस डालेगी। और जो जो लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त पाए जाएंगे, वो कितने भी बड़े पद पर हों, उन्हें हथकड़ी लगाकर जेल की सलाखों में डाला जाएगा। प्रधानमंत्री जी, हाथ जोड़कर आपसे विनम्रता से अनुरोध है, अगर अब भी अगर गोवा के पूर्व महामहिम और आज भी जो राज्यपाल हैं, उनकी बात पर भी अगर आज आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो इस देश की जनता का विश्वास भ्रष्टाचार के किसी मामले में कार्रवाई करने की आपकी क्षमता से भी पूर्णतया उठ जाएगा। आदरणीय मित्र, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पिछले 7 साल से लगातार बगैर झुके, बगैर डरे, बगैर दबे मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से लोहा लिया है। आप किसी आम जनमानस से पूछिए कि मोदी जी से बगैर डरे कौन लड़ा है, तो सीधे नाम आएगा राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। क्योंकि ये हम हमारा दायित्व और जिम्मेवारी मानते हैं जो देश के प्रति है। अगर देश प्रेम की कोई सही परिभाषा है तो मोदी सरकार की लोक विरोधी नीतियों से लगातार लड़ना है। हमने अनेकों जुल्म सहे पिछले 7 साल में,
अनेकों बार मोदी सरकार के फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, इलेक्शन डिपार्टमेंट यानी ईडी, जो मोदी सरकार का इलेक्शन डिपार्टमेंट है उसका नया नाम है ईडी, मोदी सरकार का इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, भारतीय जनता पार्टी का सीबीआई डिपार्टमेंट, ये तीनों भी कांग्रेस के नेताओं पर और कांग्रेस पार्टी पर इन्होंने लगातार हमले किए, पर हम उस हमले से छाती अड़ाकर जूझे और लड़े। कई और राजनीतिक दलों पर भी नाजायज ईडी, सीबीआई इत्यादि का इस्तेमाल किया गया। जब जब उन्हें ईडी के दफ्तर में बुलाया जाता है तो कई बार छोटे राजनीतिक दल घबरा भी जाते हैं, पर मुझे इससे उनसे कोई द्वेष नहीं। मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तरफ से फॉर्मली ये कहता हूं कि वो चाहे छोटे राजनीतिक दल हमारा विरोध भी करें, हम फिर भी उनके साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारी जिम्मेवारी अन्याय के खिलाफ लड़ना है, वो हमारे साथ हो या इस देश के किसी दूसरे राजनीतिक दल या व्यक्ति विशेष के साथ हो। हां, गोवा की अगर मैं बात करूं तो पिछली बार भी विधानसभा के चुनाव में 5 साल पहले टीएमसी ने चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के बाद वो 5 साल कहां गए? वो वापस चले गए। अब जब चुनाव आया है तो फिर वापस आ गए। चुनाव कोई टूरिज्म नहीं है कि जो आप गोवा में 5 महीने 2 महीने के लिए टूरिज्म के लिए गए और फिर वापस चले गए। ये गोवा के जो सबसे गुणी, अच्छे, बहादुर लोग हैं, वहां एक अच्छी, पारदर्शी और ईमानदार सरकार देने की लड़ाई है, जो कांग्रेस कर रही है और करती रहेगी। हम हर राजनीतिक दल को अधिकार है चुनाव लड़ने का, समेत टीएमसी के, और मैं इसका सम्मान करता हूं, पर उन राजनीतिक दलों को जरूर अपने पुराने व्यवहार और इतिहास को लेकर अंतरात्मा में झांककर देखने की आवश्यकता है कि क्या वो अपने कार्यकलाप से भाजपा को मजबूती तो नहीं दे रहे, या भाजपा को कवर फायर तो नहीं दे रहे। फिर भी वो लड़ना चाहें, उनका स्वागत है, क्योंकि ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। कांग्रेस जरूर गोवा के लोगों की प्रभुसत्ता के लिए, जनता की प्रभुसत्ता के लिए, गोवा में ईमानदार, पारदर्शी और एक स्वच्छ प्रशासन देने के लिए लड़ती रहेगी। बाकी राजनीतिक दलों को अपने विवेक से निर्णय लेना पड़ेगा। आज पूरे उत्तर भारत में और देश में किसान त्राही त्राही कर रहा है। क्या मोदी जी ये जानते हैं कि खाद थानों में बंट रही है? क्या मोदी जी ये जानते हैं कि 3 दिन, 4 दिन, 7 दिन से हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारे बुजुर्ग लाइनों में लगे बैठे हैं एक कट्टा डीएपी खाद के लिए? क्या भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि एक कट्टा डीएपी खाद की कीमत आज 3000 रुपया से ज्यादा है? जो खाद के डीलर हैं वो आपको 5 चीज और जबरन खरीदवा रहे हैं और सरकारें खरीदवाने की इजाजत दे रही हैं। 3500-4-4 हजार रुपया में एक डीएपी खाद का कट्टा मिलता है, और जितनी खाद डीएपी की बुआई के सीजन के लिए डलेगी उसका 1/3 कोटा भी नहीं मिल पा रहा। पहले तो आपने खाद के दाम औने पौने बढ़ा दिए, जब राहुल गांधी जी और कांग्रेस ने विरोध किया दाम घटा दिए, पर खाद मंगवाई ही नहीं। 3 कारण हैं। नंबर 1, इस देश में जो डीएपी की खाद है उसकी काला बाजारी हो रही है और मोदी सरकार वो काला बाजारी करवा रही है, मेरा यह सीधा इल्जाम है। दूसरा कारण, खाद का एक बड़ा हिस्सा विदेशों से आयात होता है, इनपुट्स का। मोदी सरकार डीएपी खाद और उसके लिए जो इस बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला सारा रॉ मटेरियल है उसे आयात करना ही भूल गई, क्योंकि खाद का धंधा भी, अगर खाद नहीं मिलेगी तो किसानी नहीं चलेगी, किसानी नहीं चलेगी तो 3 काले कानून जल्दी लागू कर 25 लाख करोड़ का खेती व्यापार अपने मित्रों को बेचने में आसानी हो जाएगी। तो किसान को अगर खाद नहीं मिल रही तो ये 3 काले कानून लागू करने के षड्यंत्र का हिस्सा है। और तीसरा, खाद का
जो कारण वो रेल ट्रैक्स, जो रेलवे वेगन्स दे रहे हैं, वो भी सही नहीं पूरा। बाकायदा डेडिकेटेड फर्टिलाइजर मूवमेंट का एक स्केड्यूल है जो 25 साल से कांग्रेस ने बना रखा है, उस स्केड्यूल को एडहियर नहीं किया गया, और ट्रांसपोर्टेशन जो बाय रोड हो सकता था उसे भी एडहियर नहीं किया गया। तो इन तीनों कारणों से हिंदुस्तान में डीएपी खाद की आर्टिफिशियल कमी की गई है। आखिर में लक्ष्य केवल एक है, किसान को मारो और मित्रों को जिताओ। पर मोदी जी, इस किसान को माफ कीजिए, कोई हरा नहीं पाया, क्योंकि भगवान किसान के साथ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।